रीयूनियन में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की आंखें रोने की वजह से लाल हैं। ईथन, तुम मुझसे फिर से प्यार क्यों नहीं कर सकते? मैं अपनी उंगली की अंगूठी को देखता हूं और धीरे से जवाब देता हूं। विलो, मेरी शादी हो चुकी है। इस रीयूनियन में हम सभी 30 साल के हो रहे हैं। उम्र के साथ वजन बढ़ा चुके लोगों से भरे कमरे में विलो चेन अलग ही नजर आती है। सबसे दूर वाले कोने में होने के बावजूद वह मुझे तुरंत देख लेती है। जैसे ही हमारी नजरें मिलती हैं, मेरा दिल धड़क उठता है। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ। यह अब वह लड़की नहीं है जो मुझे याद थी। ये एक अजनबी का चेहरा भी है, और एक ऐसा चेहरा भी जिसे मैं दिल से जानता हूँ। 8 साल हो गए और आज हम फिर यहाँ हैं। ये मुझे पूरी तरह से हैरान कर देता है। वह मेरी उंगली की अंगूठी को देखती है और ऐसे मुस्कुराती है जैसे यह कुछ भी ना हो। शादी? हमारी क्लास में तुम आखिरी बच्चे थे जो अभी भी सिंगल थे। रुको, मेरा मतलब मैं। मिस चेन अभी भी अकेली उड़ रही हैं। वैसे मैंने सुना है कि वह जल्द ही एक बड़े अफसर के बेटे से शादी करने वाली हैं। तो फिर एडवांस में बधाई। ठाकों और गिलासों की खनखनाहट के द्वार के बाद भीड़ में से कोई बोल पड़ता है। ईथन, अगर तुम दोनों का तब ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो तुम अभी किसी अमीर खानदान में शादी कर रहे होते। हाँ, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होता? हम छोटे और नादान थे। वह सिर्फ बचपन का प्यार था। अपनी वाइफ को कभी बाहर लाओ। हमें भी देखने दो कि तुम असल में किस टाइप की लड़की पसंद करते हो। हाँ। ईथन, तुमने शादी कब की? तुमने किसी को बताया ही नहीं। ग्रेजुएशन के बाद तुमने कभी भी सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो पोस्ट नहीं की। मुझे मत बताना कि वह इतनी सिंपल है कि तुम उसे दिखा भी नहीं सकते। वह विदेश में है। हर किसी के चेहरे पर वही एक जैसा एक्सप्रेशन है। एक बाहरी व्यक्ति की तरह तमाशा देखने का घमंड। सब जानते हैं कि सालों पहले विलो के साथ मेरा ब्रेकअप बहुत मेसी और अपमानजनक था। वह पूरी रात मेरे हॉस्टल के बाहर खड़ी रही, मुझसे पैचअप करने की भीख मांगती रही, और मैंने खुद को नीचे न जाने के लिए मजबूर किया। अब वह वापस आ गई है, किसी की सोच से भी ज़्यादा सक्सेसफुल। ये मेरे चेहरे पर एक खामोश थप्पड़ जैसा लगता है। नेचुरली हर कोई आग में थोड़ा और घी डालना चाहता है। मैंने सुना है विलोचेन ने वही कंपनी खरीद ली है जिसमें ईथन काम करता है। वह अब तुम्हारी बॉस हैं। अच्छा परफॉर्म करना। मैनेजर फांग, क्या आप मिस चेन के नाम का जाम नहीं उठाएंगे? मिस चेन, प्लीज़ आगे से मेरा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। आखिर मैनेजर फांग और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं ऊपर देखता हूँ और शीशे में अपने 30 साल के रिफ्लेक्शन को खाली नज़रों से घूरता हूँ। ईथन को देखो, अभी भी ऐसा लगता है जैसे अपनी अर्ली 20s में हो। कोई ताज्जुब नहीं कि उसने उस वक्त अपनी शांत चार्म से विलो को अपना दीवाना बना रखा था। प्लीज़, किसे पता कि उसकी सच में शादी हुई भी है या नहीं? 30 का हो गया और कोई बच्चे नहीं। कभी अपनी वाइफ की फ़ोटो तक पोस्ट नहीं की। अगर मुझसे पूछो तो वह शायद किसी अमीर औरत का साइड पीस है। मैंने खुद देखा है। जाहिर तौर पर उसने डाउनटाउन में एक घर खरीदा है। उसके जैसे गरीब लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर तो यह अमीर औरत भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं होगी। अगर वह विलो के साथ टिका रहता तो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता। प्लीज़, उसके बैकग्राउंड वाले इंसान से क्या उम्मीद रख सकते हैं? सच तो यह है कि इतना कर लेना ही उसके लिए एक चमत्कार है। जैसे चेन फैमिली कभी उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी देखेगी। सही बात है। पता नहीं तब उन दोनों का पैचअप हुआ ही कैसे था, और ईथन ने ही उसे डंप किया था। वह अब पक्का खुद को कोस रहा होगा। क्या मुझे पछतावा है? नहीं। देर सवेर आपको उस चीज़ को अलविदा कहना ही पड़ता है जिसे आप संभाल नहीं सकते। मैं हमेशा से जानता था कि वह एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेगी। वह हमेशा से चमकने वाली इंसान रही है। 18 की उम्र में वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब हम बाकी सब कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसका रास्ता एक टॉप यूनिवर्सिटी के लिए पहले से ही साफ था। 30 की उम्र में वह शान से वापस लौटी एक PhD होल्डर है। मैं $70,000 की सैलरी पर खुद पर प्राउड फील कर रहा था, जबकि उसकी वर्थ एक 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे रास्ते फिर कभी मिलेंगे। मैंने निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा था कि कंपनी खरीदने वाली बॉस की बेटी वही होगी। मेरी एक्स अब मेरी बॉस है। होम लोन, कार लोन, सब भूल जाओ। एक समय में एक कदम। हमारे अलग होने को 8 साल हो चुके हैं। वह शायद कब का इन सब की परवाह करना छोड़ चुकी होगी। मिस चेन, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ओह थैंक्स, ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही ड्राइवर बुला लिया है। ये एरिया काफ़ी अलग थलग है। डर लग रहा है कि पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग उठेंगी। ईथन, 8 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी पैथेटिक हूँ? अपनी ही उम्र के एक शादीशुदा मर्द पर डोरे डालूंगी।
रास्ते में मुझे कंपनी का एक रन डाउन दे देना। दोबारा मना करना सिर्फ ज़बरदस्ती का नाटक लगता। ठीक है मिस जैन, मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 2 संभालता हूँ। फ़िलहाल प्रोजेक्ट्स के अंडर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। नए साल के बाद एक नई टीम लॉन्च होने की उम्मीद है। अभी मिस्टर फांग कंपनी की देखभाल करते हैं। समझ गई। डिपार्टमेंट 2-3 साल पहले बना था। इतने सालों में कम से कम मैंने यहाँ एक मजबूत पकड़ बनाई है। करंटली परफॉर्मेंस में नंबर 1 पर हैं। हम अगले साल और मेहनत करने का प्लान बना रहे हैं। इस साल का हेल्थ एंड कल्चर फेस्टिवल तुमने ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, मैं कंपनी के लिए एक पर्सनल रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बना रही हूँ। तुम क्या सोचते हो मैनेजर फांग? कंपनी जिसे एक पब्लिकली ट्रेडेड ग्रुप ने खरीदा था, जाहिर तौर पर एक नई चमक पा चुकी थी। लेकिन बेशक कुछ लोग जश्न मना रहे हैं जबकि बाकी परेशान हैं। अच्छी खबर, स्टाफ के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। जाहिर है बुरी खबर, लेऑफ्स की अफवाहें। बहुत से लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर है। लीडरशिप के फैसले हमेशा कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ध्यान से लिए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ के रूप में हमारा काम बस उन्हें एग्जीक्यूट करना है। वैसे तुम बदल गए हो, अब तो तुम्हारे बात करने का तरीका भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। लोग बड़े होते हैं, बस यही है। आप भी बहुत मैच्योर हो गई हैं मिस जैन। हाँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। मैंने अपना सिर उठाकर चलना सीख लिया है। मैंने दुनियादार बनना सीख लिया है। मुझे अब शर्म महसूस नहीं होती। अब मैं गरीब नहीं हूँ। लेकिन विलो की उस अनपढ़ हंसी ने मुझे तुरंत उन सालों में वापस ढकेल दिया जब मैं खुद को धूल से भी नीचा महसूस करता था। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से कभी नहीं मिला। वह मुझे जन्म देते ही छोड़कर चली गई क्योंकि वह गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। मेरे पिता ने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया और फिर अनपेड डेट्स के चक्कर में एक डकैती के लिए जेल चले गए। मेरी दादी ही थीं जिन्होंने कबाड़ इकट्ठा करके मुझे पाला। मैं कीचड़ में पैदा हुआ था जबकि वह आसमान के एक बादल की तरह थी। 2 अलग दुनिया जो कभी मिलने के लिए नहीं बनी थी। मैंने पहली बार विलो चेन को तब देखा था जब मैं 16 साल का था। अपनी दादी के साथ उसके फैमिली मेंशन के बाहर कचरा चुन रहा था। मैंने ऐसे जूते पहने थे जिनके सोल्स उखड़ रहे थे। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म ढीली लटक रही थी और मैं डरते डरते अपनी दादी के पीछे चल रहा था। विलो की माँ ने हम पर तरस खाते हुए आंगन में आवाज़ लगाई, विलो, क्या हमारे पास कोई गत्ते के डिब्बे या प्लास्टिक की बोतलें बची हैं? हाँ, हैं। थैंक यू। यहाँ रुको, मैं कुछ और ले आती हूँ। बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं एक ही समय में टच भी हुआ और ह्यूमिलिएटेड भी। मैंने चुपचाप पढ़ाई में जी जान लगाने की कसम खाई, इस उम्मीद में कि 30 की उम्र तक मेरे पास भी उनके जैसा एक घर हो सकता है। रियलिटी के पास खड़े सबक सिखाने का अपना तरीका होता है। ट्रेन चाहे कितनी भी तेज़ भागे, वह प्लेन से आगे नहीं निकल सकती। हम दोनों अब 30 साल के हैं। वह रोल्स रॉयस चलाती है। गैप पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो चुका है। मैंने कभी नादानी में माना था कि सभी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं, यह जाने बिना कि कुछ लोग वहीं पैदा होते हैं। आप पूरी ज़िंदगी लड़ सकते हैं और सिर्फ रोम के बाहरी इलाके तक पहुंच सकते हैं, जबकि कुछ लोग बस शहर के किनारे से उसके बिल्कुल सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर फांग, आप घर पहुंच गए। थैंक यू मिस चैन। बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको ऊपर आने के लिए नहीं कहूँगा। वेल मैनर्ड मैनेजर फांग। गुड नाइट मिस चैन। ईथन, क्या तुम इतने सालों में ठीक रहे हो? मैं ठीक रहा हूँ। क्या वह तुम्हारा ख्याल रखती है? वह मेरे साथ बहुत अच्छी है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ईथन, मैं अपने टखने के दर्द को बर्दाश्त करता हूँ और अंधेरे में विलो के चेहरे को देखने के लिए धीरे से मुड़ता हूँ। वह चेहरा जिसे मैंने अनगिनत बार सपनों में देखा है। अचानक एक बात दिमाग में आती है, एक नज़र और एक पूरी जिंदगी। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैं इन सालों में कैसी रही हूँ? फिर आप कैसी रही हैं? अच्छी भी और अच्छी नहीं भी। मेरी शादी हो रही है। क्या तुम मुझे विश नहीं करोगे? बिल्कुल। शादी की बहुत बहुत बधाई। आप दोनों हमेशा साथ रहें। विलो, तो फिर बस उम्मीद करते हैं कि हम दोनों की एंडिंग अच्छी हो। 8 साल हो गए और मुझे लगा था कि मैंने सब भुला दिया है। तो फिर एक पल आज भी मुझे इतना झकझोर क्यों देता है? अगर मुझे पता होता कि प्यार में इतना दर्द होता है तो बेहतर होता कि हम कभी मिले ही ना होते। वह बचपन का रोमांस जो अधूरा रह गया, फीलिंग्स से भरा था, छोटा था और पछतावे से भरा था। हमारे हाई स्कूल के सीनियर ईयर में हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर आई। वह सबसे आगे खड़ी हुई और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय एवरीवन, मैं विलो चेन हूँ। वाह, वो कितनी गॉर्जियस है। वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। वह कुछ साल पहले की तुलना में ज़्यादा लंबी लग रही थी। तुम कहाँ बैठना पसंद करोगी?
मैं उस शांत लड़के के साथ बैठना चाहूंगी जो मन लगाकर पढ़ाई करता है, और इस तरह वह मेरी डेस्क पार्टनर बन गई। उस पल में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई थ्रिल नहीं था, बस एक टेंशन, घबराहट और यहाँ तक कि शर्म महसूस हो रही थी। मैं इस बात से डरा हुआ था कि कहीं वह मुझे वही लड़का न पहचान ले जो कभी उसके मेंशन के बाहर कचरा उठाता था। हाय, मैं विलो हूँ। हाय डेस्कमेट, मैं ईथन फांग हूँ। नाइस टू मीट यू ईथन। तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कोई ऐसा गाना जो तुम्हें बहुत पसंद हो? ज़्यादातर समय वही बातें करती थी, जबकि मैं सिर झुकाकर शांत रहता था। विलो की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, सबसे पोलाइट और आसानी से पसंद आने वाली। देखते ही देखते वह क्लास के आधे लड़कों का क्रश बन गई, खुले तौर पर या चुपके से। उनमें से कई लड़के मुझसे कहते थे कि मैं उनके लव लेटर्स उस तक पहुंचा दूं। शर्मीला और लोगों से घुलने मिलने में वक्त लेने वाला, मुझे बस उसे लव लेटर्स थमाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी, जैसे कि वे लेटर्स मैंने ही लिखे हों। वेल विलो, ये क्लास के एक लड़के का लेटर है, लेकिन मैं तो पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। गॉड, जिसे मैं पसंद करती हूँ वह मुझे लव लेटर कब लिखेगा? ईथन, अगर तुम किसी को पसंद करते और उसके लिए लव लेटर लिखते तो तुम क्या कहते? विलो, हाई स्कूल में नो डेटिंग, समझे? तो फिर ग्रेजुएशन के बाद तक वेट करते हैं। ईथन, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मैंने पढ़ने का नाटक किया, मेरा दिल पहले से ही तेज धड़क रहा था। नहीं, वह हंसकर बात टाल गई। लेकिन उस रात सोने से पहले मैं उस सवाल के बारे में काफी देर तक सोचता रहा। अगर मैं कभी अपनी पसंद की लड़की से कन्फेस करता तो मैं क्या लिखता? मैंने श्यूइंग की पोयम टू इड ओक ट्री के बारे में सोचा। यह आइडिया कि सच्चा प्यार कोई बेल नहीं है जो अपनी ऊंचाई दिखाने के लिए दूसरे का सहारा ले, और न ही कोई वफादार पक्षी जो किसी की छांव के लिए एक ही गाना बार बार गाता रहे। मैं उसके बगल में एक बराबर की तरह खड़ा होना चाहता था, दो पेड़ों की तरह जो एक दूसरे के बगल में लगे हों, हर एक की अपनी ताकत और अपना वजूद हो, हर एक अपना वजन और अपनी आग खुद उठाता हो। मैं एक ऐसा प्यार चाहता था जहां हम इक्वल्स की तरह खड़े हों, इंडिपेंडेंट लेकिन एक दूसरे के लिए समर्पित। लेकिन उस वक्त मैं अपने ही परिवार की उलझनों में फंसा हुआ था, बहुत गरीब, बहुत शर्मीला और शर्म के बोझ तले इतना दबा हुआ कि कभी अपना सिर भी ऊंचा नहीं कर सकता था। मैंने 2 साल तक कैनवस शूज की वही एक जोड़ी पहनी जो क्लियरेंस सेल में $4 में मिली थी। वे जूते मेरे साइज से 1 नंबर छोटे थे। जब उनके सोल्स अलग हो गए तो मैंने उन्हें सुपर ग्लू से चिपकाया। जब कैनवस पीला पड़ गया तो मैंने चुपके से चौक से उसे फिर से सफेद कर दिया। मॉल में ब्रांड न्यू स्नीकर्स के पास से गुजरते हुए मैं बार बार उन्हें मुड़कर देखता था। उन जूतों की कीमत लगभग $12 थी। कोई फैंसी चीज नहीं थी, लेकिन वे नए थे। वे मुझे बिल्कुल सही फिट आते। उन्हें पहनकर दौड़ना बहुत आसान होता, लेकिन $12 का मतलब था मेरी दादी का हफ्तों तक कबाड़ इकट्ठा करना। हर बार जब मैं उन्हें अपनी पीठ के दर्द पर हाथ रखे चलते हुए देखा तो मैं अपनी उस चाहत को दबा देता था। क्या जूते चुभते थे? मैं सोचता था कि अगर मेरी माँ होती तो क्या वह भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती? मुझे यह जानने का मौका कभी नहीं मिला। क्या तुम्हें पीटी क्लास के लिए स्नीकर्स नहीं पहनने चाहिए थे? ईथन, तुम इन जूतों में कैसे दौड़ सकते हो? मैं भूल गया था। हैप्पी बर्थडे ईथन। सरप्राइज, मैंने तुम्हारी आईडी में देख लिया था। ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। ये फ्री मिला था। बाय वन गेट वन फ्री। थैंक यू, लेकिन मैं यह नहीं ले सकता। इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ। ये बहुत महंगा है। आई एम सॉरी, मैं सच में इसे नहीं ले सकता। ईथन, हम इतने समय से डेस्कमेट्स हैं, तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है, इसे ट्यूटरिंग फीस समझ लो। मैं TOEFL की तैयारी कर रही हूँ और मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। अगर मैं फेल हो गई तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। बाहर ट्यूटर $14 प्रति घंटा लेते हैं, यहाँ तो फायदा मेरा ही हो रहा है। ओनल राइट, तो ये तय रहा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैंने 2 साल पुरानी उस आवाज के बारे में सोचा जिसने कहा था, मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा और जिंदगी बेहतर हो जाएगी। माँ और बेटी दोनों ही वैसी ही जेंटल थीं। मेरी शर्मिंदगी को साफ देखते हुए भी उन्होंने मेरे उस छोटे से आत्मसम्मान को बचाकर रखा। उस दिन विलो ढलते सूरज की लाल रोशनी के नीचे खड़ी थी जो उसके पीछे चमक रही थी। ईथन, किसी दिन मुझे कांच की सैंडल ला कर देना। उस लाल आसमान के नीचे विलो जैसे खुद रोशनी की परी लग रही थी। वह कांच की सैंडल पहनने वाली राजकुमारी थी। मैं कोई राजकुमार नहीं था। उस दिन के बाद से हर दिन स्कूल के बाद मैं विलो को 1 घंटे इंग्लिश पढ़ाता था। वह पहले से ही बहुत शार्प थी। जैसे ही मैं कुछ समझाता वह तुरंत समझ जाती थी। इस क्लॉज को दोबारा करो। टीचर फांक, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये याद है। ईथन, तुम पढ़ाई में इतने अच्छे कैसे हो? ईथन, तुम इतने कम क्यों बोलते हो? कुछ नहीं। उसी दौरान मुझे पता चला कि अमीर परिवारों के बच्चों को अक्सर पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया जाता है, जबकि हम बाकी लोग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की क्रूर लड़ाई में लड़ते रहते हैं। उसके पेरेंट्स ने पहले से ही एक टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए उसका रास्ता साफ कर दिया था, जिसकी फीस ही सालाना $10,000 बताई जाती थी, जो मेरे लिए एक
एक्स्ट्राऑर्डिनरी रकम थी क्योंकि उसी साल मैं $170 की वजह से स्कूल छोड़ने वाला था। हमारे सीनियर ईयर में स्कूल ने अचानक लगभग $300 की एक्स्ट्रा फीस जोड़ दी। मेरा परिवार सिर्फ $115 ही जुटा सका। मेरी दादी रात भर सो नहीं पाई, बाकी पैसों की चिंता में डूबी रहीं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। सर, क्या मैं फीस थोड़ी देर बाद दे सकता हूँ? मेरे परिवार की हालत सच में बहुत खराब है। वह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि मदद मांगना गरीबी से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। आखिर में विलो गुस्से में आगे आई और मुझे स्टेज से नीचे खींच लाई। उसने जिद करके क्लासमेट्स द्वारा डोनेट किया गया एक एक पैसा वापस कर दिया और चुपचाप मेरी बाकी ट्यूशन फीस खुद भर दी। ईथन, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। मुझे उसका तरस नहीं चाहिए था। मैं उसका कर्जदार नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि हम बराबरी पर रहें। मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू, विलो। उस विंटर ब्रेक में मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक फिशिंग गियर फैक्ट्री में फिशिंग रॉड्स को पेंट करने का काम किया। वहाँ का धुआं इतना कड़ा था कि लोग कहते थे कि लंबे समय तक यह काम करने से लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन वहाँ रोज के लगभग $11 मिलते थे और मजबूरी के मारे बहुत से लोग उस पैसे के लिए अपनी सेहत दांव पर लगाने को तैयार थे। उस सर्दी के बाद मैंने आखिरकार विलो को पूरे पैसे लौटा दिए। ईथन, तुम सच में मेरा कोई एहसान नहीं सह सकते थे, है ना? मैंने कहने के लिए कितनी ही बातें याद की थी। मैं, जिसने कभी ऐसे में पूरे मार्क्स वाला ऐसे लिखा था, कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास शब्द ही खत्म हो जाएंगे। उस इंसिडेंट के बाद पूरी क्लास में अफवाहें उड़ने लगी। बहुत से लोगों ने कहा कि विलो मुझे पसंद करी है। दूसरों ने कहा कि उसे बस मुझ पर तरस आता है। मुझे घबराहट और थोड़ा डर महसूस हुआ। तो तुम मेरी बेटी के डेस्क मेट हो। विलो अचानक विदेश जाने के बजाय यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जिद कर रही है। क्या तुम जानते हो क्यों? सच्चा प्यार एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, किसी को पीछे नहीं खींचता। प्लीज उसे समझाने में मेरी मदद करो। मैंने उसके बाद बहुत देर तक हिचकिचाहट महसूस की, फिर खुद विलो को ढूंढने गया। विलो, पढ़ाई के लिए विदेश चली जाओ। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊं? हाँ, जाओ और हम दोनों के लिए इस दुनिया को देखो। मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। मैं भी तुम्हारे पेड़ के बराबर खड़ा होने वाला पेड़ बनना चाहता हूं। किसी गरीब लड़के के फ्यूचर को कभी कम मत समझना। चलो, हम दोनों अपने अपने तरीके से चमकते हैं और शायद एक दिन हम फिर से टॉपर मिलेंगे। मैं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ, लेकिन हम पहले की तरह ही करीब तक रहेंगे। तुम अब मुझसे छिप नहीं सकते। उस दिन के बाद से विलो और मैं और भी करीब आते चले गए। उसे मुझसे हर टॉपिक पर बात करना पसंद था। हालांकि ज्यादातर समय वही बोलती थी और मैं बस सुनता रहा। कभी कभार मैं मुड़ कर देखा तो वह मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के घूर रही होती और मैं अनजाने में ही अपनी नजरें फेर लेता था। क्लास में ध्यान दो। विलो बाय नेचर बहुत इफेक्टिव थी। एक बार उसे पीरियड्स की वजह से उसकी पैंट पर दाग लग गया और उसने ध्यान भी नहीं दिया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने कन्वीनियंस स्टोर से उसके लिए पैड्स खरीदे। वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स थे, सब अलग दिख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन सा यूज करती हो। थैंक यू। मैंने सुना था कि लड़कियों को पीरियड के दौरान कुछ गर्म पीना चाहिए, इसलिए मैंने उसके लिए एक मिल्क टी भी खरीदी। मैंने उसे गर्म कप थमा दिया। थैंक्स। ईथन, कप पर लिखी इस लाइन "यू आर माइन" का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, मैंने धीरे से कहा। चाइनीज क्लास में एक 135 मार्क्स लाने वाला टॉप स्टूडेंट ये भी नहीं जानता। मैं खामोश रहा। बेशक मैं इसका मतलब अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कप पर लिखे उस मीठे स्लोगन के नीचे एक और लाइन थी, कुछ ऐसा कि वह चाय बन जाए ताकि वह उसके हाथों में समा सके। ईथन, क्या तुम जानते हो कि डू का कौन सा गाना मेरा फेवरेट है? क्या यह अच्छा है? ये बहुत खूबसूरत है। मैं आज बस थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। किसी दिन मैं तुम्हें अपनी असली काबिलियत दिखाऊंगी। उस पल में मैंने उसे स्नी डे गुनगुनाने के बारे में सोचा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का काउंटडाउन घटता जा रहा था और इसके साथ ही बिछड़ने का पल भी करीब आ रहा था। ग्रेजुएशन पार्टी में विलो ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी। मैं चुपचाप बैठा था। मेरे चेहरे से कुछ जाहिर नहीं हो रहा था, हालांकि अंदर से मेरा दिल उथल पुथल में था। इस बात के लिए शुक्रगुजार कि उसे प्यार करने का एक और दिन मिला, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन आखिर में ऐसा लगा है कि कहानी का अंत फिर भी अलविदा पर ही हुआ। अंत अलविदा है, लेकिन कुछ अलविदाओं को मुस्कान के साथ कहा जाना चाहिए। विलो भीड़ को देखने के लिए मुड़ी। हमारी आंखें एक खामोश समझ में मिली। सालों बाद मुझे आखिरकार समझ आया। उस पल में उसने जो महसूस किया था वह प्यार की पहली धड़कन। उस गर्मी में विलो की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पिछले कवर पर मैंने ओपी वाली वह पोएम लिखी। बदले में उसने मुझे एक YouTube अकाउंट सेट करने में मदद। पासवर्ड है LOLRY122। कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। तुम ग्रेजुएशन डिनर में क्यों नहीं है? सबने आपस में पैसे बांटे थे, लगभग $14 पर पर्सन। मैं वैसे भी कुछ दिनों में जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी यात्रा सुरक्षित है। फ्लाइट के लिए ऐसा नहीं है। सॉरी, मैं आज अभी ट्रेन में नहीं बैठा। कोई बात, तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे। तुम्हारे जितना समझदार इंसान एक दिन पक्का बिलियनियर बने। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये तुमने खुद बनाया है। ये बहुत कमाल का है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैंने विलो को कभी सच नहीं बताया। वह छोटा सा बॉक्स चार्म एक मैचिंग पेयर का हिस्सा था। मैंने दूसरा वाला अपने पास रख दिया। एक आखिरी गले लगना। ईथन, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी अलग दुनिया में चले गए। हम ठीक थे, दुनिया के अपने अपने कोने में। मैं सोचा करता था काश कहानी वहीं खत्म हो गई होती, दोस्तों से कुछ ज्यादा, लेकिन कभी लवर्स नहीं बन पाए। एक ऐसा लगाव जिसे हम में से किसी ने जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। सबसे करीब जो चीज हमने शेयर की थी वह अलग होने से पहले का वही एक था। उसके बाद कोई दिल नहीं टूटा, कोई बेखुटाव नहीं हुआ, बस एक याद जो मीठी ही रहनी चाहिए थी।
अगर हम 30 की उम्र में फिर मिले होते और वह मुझसे कहती कि वह शादी कर रही है, तो शायद मैं खुशी खुशी उसे एक रेड एनवेलप थमाता और कहता, विलो, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई, उस वक्त मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक। मेरे पास अब थोड़े पैसे हैं तो मुझे ये तुम्हें देने दो। शायद मैं थोड़ा मजाक भी कर गया, अरे पुरानी क्लासमेट्स, तुम्हें पता है मुझे तुम पर क्रश हुआ करता था। इसके बजाय मैंने एक झूठ छुपी मुस्कान का नाटक किया, उसे जिंदगी भर की खुशियों की दुआ दी, फिर दूसरी तरफ मुड़ गया, अपने आंसुओं को रोक पाने में पहले से ही नाकाम। रोने के बाद मैंने चुपचाप अपनी आंखें पोंछीं और खुद से कहा कि सब ठीक है, बस जल्दी सो जाओ और कल का दिन बेहतर होगा। मैंने फिर से अपना नकाब पहना और लिफ्ट से बाहर निकलकर उस जगह की तरफ बढ़ा जिसे लोग घर कहते हैं। तुम कहाँ थे? इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा बाप कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? दरवाजे के बाहर जो आदमी बैठा था वह फ्रैंक फांक था, मेरा सगा बाप। 1 साल पहले पुलिस ने मुझसे कांटेक्ट करके बताया था कि वह जेल से रिहा हो चुका है। पिता शब्द मैंने इसे सिर्फ किताबों में पढ़ा था, जहां इसे प्यार का पहाड़ बताया गया है, लेकिन इस दुनिया में हर पिता उस पर खरा नहीं उतरता। मैंने अपनी जिंदगी में उसे जितने बार देखा था उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। पड़ोसी कहते थे कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। मेरे पिता सालों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे जब तक कि उनके कर्जदार आखिरकार हमारे दरवाजे पर नहीं आ गए। उसने ट्यूशन के वो पैसे चुरा ली जो मेरी दादी ने मेरे लिए जोड़े थे और उल्टे मुझे अपने सिर का बोझ कहा। मुझे हाल ही में तुम्हारी सौतेली माँ मिली है। वह चाहती है कि मैं लगभग $40,000 दूं, तब जाकर वह तुम्हारे सौतेले भाई को मुझे अपना बाप मानने देगी। आपको $40,000 दूं, मैं क्यों दूं? क्या आपने कभी मुझ पर एक भी डॉलर खर्च किया है? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे फांग लगा है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे बुढ़ापे में अपना ख्याल रखने के लिए एक बेटा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अगर होते भी तो भी मैं आपको नहीं देता। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई शर्म नहीं बची है। अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है तो मैं बस यहीं बैठूंगा। पूरे मोहल्ले को आने दो और देखने दो कि तुम कितने खुदगर्ज और नाफरमान बेटे निकले हो। ऐसी जिंदगी अफरा तफरी से भरी, थका देने वाली, कभी कभी मुझे बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा करती है। मैं अपने ईयर प्लग्स लगाता हूँ और मोमो के सफ़ेद मुलायम फर को सहलाता हूँ, उसकी म्याऊं और पुर्र पुर्र की वाइब्रेशन को फील करता हूँ। मोमो एक आवारा बिल्ली है जिसे मैंने 6 साल पहले बचाया था। तब उसकी स्किन पर घाव थे और वह एक पैर से लंगड़ाकर चलता था। मैंने उसे न्यू ईयर के दिन कड़ाके की ठंड में कांपते हुए पाया था। तो तुम भी एक आवारा हो, है ना? चलो साथ रहते हैं, फिर हम में से किसी को भी अनवांटेड महसूस नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे वापस ठीक करने में लंबा समय बिताया और आखिरकार वह ठीक हो गया। इतने सालों में वह गोल मटोल और हेल्दी हो गया है, हालांकि उसका लंगड़ापन कभी नहीं गया। हर शाम जब मैं काम से घर आता हूँ, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, मोमो लंगड़ाते हुए आता है और म्याऊं करके मेरा वेलकम करता है। रात में उसकी पुर्र पुर्र की आवाज़ सुनना, दिन चाहे कितना भी थकाऊ क्यों न रहा हो, मुझे फिर से हील कर देता है। जब कोई नया बॉस कमान संभालता है तो सबसे पहली गाज हमेशा अंडरवर्क स्टाफ और सपोर्ट रोल्स पर गिरती है। रातों रात बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और हर कोई एंग्शियस हो गया। ये ऑफिस में चर्चा का विषय बन गया। नई बॉस मिस चेन सच में बहुत गॉर्जियस हैं, बिल्कुल परफेक्ट पैकेज, अमीर, खूबसूरत, सब कुछ। भूल जाओ, उनकी तो शादी हो रही है। जाहिर तौर पर उन्हें लंबे, दुबले और शांत टाइप के लड़के पसंद हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने मिस चेन को पहले कहीं देखा है? ओह, मुझे अब याद आया। ईथन, ईथन, तुम्हारी वाइफ। मैंने एक बार उनकी फोटो देखी थी और वह बिल्कुल मिस चेन जैसी दिखती है। मैनेजर, हमें अपनी वाइफ की वो फोटो फिर से दिखाओ ना। मैंने नया फोन लिया है, इसमें सेव नहीं है। मैंने एक बहाना बनाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं अपनी उंगली की रिंग को घूरता रहा, कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। जाहिर है कोई वाइफ नहीं थी। मैंने वह रिंग खुद खरीदी थी और दावा किया था कि मैं शादीशुदा हूँ। आंशिक रूप से सभी वेल विशिंग मैचमेकिंग और लगातार होने वाली फ्लर्टिंग से बचने के लिए, और आंशिक रूप से वर्कप्लेस ड्रिंकिंग कल्चर की वजह से, जहां मुझे अक्सर ऐसे हिंट्स और सिग्नल्स मिलते थे जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर पाता था। आखिरकार मैंने परेशानी को कम से कम रखने के लिए यह कहने का फैसला किया कि मैं शादीशुदा हूँ। सोचा था कि मैं शायद कभी शादी नहीं करूँगा। मेरे सहकर्मी इसके बारे में उत्सुकता से पूछते रहते थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरी वाइफ विदेश में है। हर कोई चिढ़ाता रहता था और फोटो देखने की जिद करता था। मेरे पास जो अकेली फोटो सेव थी वह विलो की एक पुरानी फोटो थी। वह अच्छी जिंदगी जी रही है। उसके पास अब कोई ऐसा इंसान है जिसे वह पसंद करती है। मुझ जैसा गरीब लड़का उसके लिए कभी सही नहीं होने वाला था। वैसे भी
वह बंदा पक्का बहुत अमेजिंग होगा। मैनेजर फांग, जल्दी फ्रंट डेस्क पर आइए, कोई खुद को आपका पिता बताकर तमाशा कर रहा है। मेरा बेटा ईथन फांग। मैंने उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और अब जब वह कुछ बन गया है तो वह अपने बाप को पहचानता तक नहीं है। कोई मुझे बताए कि क्या ये सही है? हर दिन वह बन ठन कर घूमता है, ऐश की जिंदगी जीता है, लेकिन जिसने उसे पाला उसके लिए $1 भी नहीं निकाल सकता। क्या मैनेजर फांक सच में ऐसे हैं? वह तो हमेशा बहुत सीधे इंसान लगते थे। लो, तुम आ गए बेटे। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। सब लोग अच्छी तरह देख लो, ये मेरा बेटा है और इसके पास बिल्कुल ज़मीर नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं फिर से उस हाई स्कूल की जिम क्लास में पहुंच गया हूं। वही अपमान जो मैंने 18 साल की उम्र में महसूस किया था। एक ऐसा एहसास जिसे मैंने सोचा था कि मुझे फिर कभी महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 30 की उम्र में भी मैं इससे बच नहीं पाया था। मिस्टर फांक, क्या सबके पास बहुत खाली टाइम है? विलो की आवाज़ गूंजी, बिल्कुल शार्प और कमांडिंग। हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि ईथन का कोई बाप भी है। तो तुम कौन हो? मैं इसकी बॉस हूँ। इन्हें ऑफिस ले जाओ, लीगल टीम को फ़ोन लगाओ। तुम अंदर मत आओ, बाहर वेट करो। मुझे कभी सही से पता नहीं चला कि विलो ने फ्रैंक से क्या कहा था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि उसके जैसा आदमी खाली हाथ हार नहीं मानने वाला था। एग्जीक्यूटिव ऑफिस में मैं महंगे कारपेट पर खड़ा था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। क्या उसने पैसे मांगे? मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। मिस चेन ने पहले ही संभाल लिया है। थैंक यू मिस चेन। मुझे थैंक्स कहो मैनेजर फांक। लेकिन कैसे? सही बात है, मैं भला उसे क्या ऑफर कर सकता था? एक आइडिया है। मैनेजर फांग मेरी शादी प्लान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। लेकिन लेकिन मैंने पहले कभी कोई शादी प्लान नहीं की है। तुमने बिना किसी गड़बड़ के हजारों लोगों के लिए हेल्थ एंड कल्चर फेस्टिवल संभाला था। एक अकेली शादी तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मेरी पसंद को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझ गया। अगले दिन मेरी मुलाकात विलो के मंगेतर से हुई। हे, मैं माकोटो हूँ। मिस्टर माकोटो, हेलो। मैं ईथन फांक हूँ, मिस चेन के साथ आपकी शादी की प्लानिंग का इंचार्ज। हे, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? सेक्रेटरी फांक, प्लीज़ एक गिलास पानी ले आइए। तो क्या मिस चेन की कोई खास रिक्वेस्ट है? बस पूरे वेन्यू को फूलों से भर दो। जहाँ तक म्यूजिक की बात है, सनी डे बजाना। सालों पहले उसने एक बार कहा था कि हमारी शादी फूलों से ढकी होगी और बैकग्राउंड में वही गाना बज रहा होगा। वह भूली नहीं थी। बस उसके बगल में खड़ा आदमी मैं नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तुरंत इसका ख्याल रखूंगा। गुड। बाकी चीज़ों के लिए अपना टाइम लो मैनेजर फांक। मेरी एक और मीटिंग है। अजीब औरत है। हे, चलो कुछ खाने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम खत्म नहीं कर सकते तो बस मेरा थोड़ा वेट कर लो। मैं 2 साल से इस जगह के लिए तरस रहा था। ये बिल्कुल वही जगह नहीं है। मैं भी अक्सर यहाँ आता था। बस आपसे ऐसी जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि विदेश में खाना कितना बेस्वाद होता है। ये हॉट पॉट स्टॉल सालों से यहाँ है। मेरी बहन मुझे हमेशा इसे बहुत ज़्यादा खाने से रोकती थी। मैं फिर भी इसके लिए चुपके से निकल जाता था। मिस्टर माकोटो, क्या सच में आपकी शादी के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है? आखिरकार हर किसी को एक यादगार शादी का सपना देखने का हक है। देखो भाई, ये एक बिजनेस अरेंजमेंट है। तुम्हें तुम्हें विलो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मुझे क्यों होंगी? मुझे लगता है कि तुम दोनों ज़्यादा बेहतर मैच लगते हो। मेरे हिसाब से वह हद पार कर रहा था। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। विलो हर तरह से ग्रेट है। अच्छी फैमिली, सक्सेसफुल, खूबसूरत, वेल एजुकेटेड। तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? मजाक मत करो। मैं कभी उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, है ना? मेरा दिल भारी हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अंदाज़ा लगाया। जिस तरह से तुम किसी अपनी पसंद के इंसान को देखते हो, वह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम छिपा सको। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जिसे मैं पसंद करता हूँ उसका मिजाज बहुत ख़राब है और उसे लोगों को मारना भी पसंद है। मुझे देखो, मुझे उसके लिए काफ़ी होना चाहिए, है ना? लेकिन वह बस खड़ी होकर मुझे किसी और से शादी करते हुए देख रही है। हाँ, शायद बड़ों की दुनिया में किसी से प्यार करना, साथ रह पाना और उनसे शादी कर पाना 3 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अचानक मेरा मूड खराब हो गया। मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं इस जगह को किसी से भी बेहतर जानता हूँ। एस ऑफ स्पेड्स की एक बोतल खोलो और मेरे लिए 10 कराओ के होस्टेस बुलाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आजकल के बच्चे इस तरह पार्टी करते हैं। माकोटो एक के बाद एक कप पीता गया और इतनी कम टॉलरेंस के साथ वह मिनटों में धुत हो गया। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
मेरा कोई घर नहीं है। कोई और रास्ता न देखकर मैंने विलो को उसे लेने के लिए बुलाया। मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसे अब घर ले जाऊंगी। प्लीज़ गेस्ट्स का ख्याल रखना। सही है। वह सच में पार्टी करना जानता है। 10 होस्टेस ऑन ऑर्डर की थीं। मिस्टर माकोटो की बहन उन्हें घर ले गई थी। वह शायद सोचती है कि मैं वही हूँ जिसने उन 10 होस्टेस को ऑर्डर किया था। वह उसकी बहन नहीं थी। वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। ईथन, क्यों ना हम इसके बजाय एक अफेयर कर लें। मैंने सुना है कि तुमने मेरे लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें इस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं हैं? मैं चीज़ें साफ कर देती हूँ। असली वाली अब वापस आ गई है। तो डिवोर्स कब हो रहा है? मैं डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। डिवोर्स नहीं ले रहे? वह एक ठंडी हंसी हंसी। फिर उसने मेरी उंगली से रिंग को झटके से खींच लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। विलो, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। ये कचरा क्यों पहन रखा है? डर लग रहा है कि पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग उठेंगी, मुझे तुमसे चिपकाए रखेंगी। बिल्कुल नहीं मिस चेन। आप अब इतनी लापरवाही क्यों कर रही हैं? सही कहा। मैंने पहले ही बहुत सी लापरवाह चीजें की हैं। उसने मुझे रूखेपन से किस किया, लगभग काटते हुए सालों से दबे फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाला। ईथन, क्या तुमने इन सालों में मेरे बारे में सोचा है? नहीं। मैं कैसे नहीं सोचता? सालों तक, जागते या सपने देखते, वह अकेली थी जिसे मैंने हमेशा देखा। मम्मी, वह आदमी कौन है? वह आपको लगातार घूर रहा है। वह मम्मी का कोई पुराना क्लासमेट हो सकता है, लेकिन मुझे सही से याद नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है, क्लासमेट? ईथन। ईथन, मैं तुम्हारे लिए सच में क्या हूं? क्या मुझ में कोई खराबी थी? मेरे साथ वैसा बर्ताव क्यों किया और फिर मुड़कर किसी और के प्यार में पड़ गए? वह अब अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। ईथन, तुम अब भी मुझे कंफर्ट क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपने सामने खड़ी 30 साल की विलो को देखा। अंदर से एक आवाज ने मुझसे कहा, ईथन, अगर तुम खुशी चाहते हो तो ज्यादा सोचना बंद करो। बहादुर बनो। बस एक बार और। लेकिन दूसरी आवाज ने कहा, ईथन, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम दोनों के बीच अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है। कभी नहीं होगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। विलो, सुनो। बाहर अब बारिश हो रही है। सनी डे तो बस पतझड़ के सपने में तैरते हुए कुछ बादलों की तरह था। मीठी उस्मांस खरीदने और शराब के साथ फिर से निकलने की चाहत रखना, ये कभी भी वैसा नहीं होता जैसा जवानी में हुआ करता था। वह बचपन का प्यार पहाड़ी ढलान पर खिला एक जंगली गुलाब था। जिस तरह का प्यार पाने के बाद आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये खूबसूरत और प्योर था। लेकिन मैं अब 30 का हूँ। जैसा कि मोयान ने अपनी एक किताब में लिखा था, जब आप जवान हों तो किसी भी चीज़ के प्यार में पड़ना माफ़ करने योग्य है, और एक बार बड़े हो जाने के बाद किसी भी चीज़ को छोड़ देना कभी गलत नहीं होता। वह मेरी जवानी की पहली धड़कन थी। वह इकलौती हिम्मत जो मेरी पूरी किशोरावस्था में केवल एक बार हुई थी। एक ऐसी खुशी जो किसी काम नहीं आई। एक ऐसी तड़प जिसे मैं कभी शांत नहीं कर पाया। तब हमारा साथ होना और हमारा अलग होना कभी कोई ड्रामेटिक मोड़ नहीं ले पाया। अगर कोई वजह होनी ही थी तो वह बस यह थी, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। हमारे कॉलेज शुरू करने के बाद विलो मुझे अक्सर क्यू पर मैसेज करती थी, भले ही हम 12 घंटे के टाइम डिफरेंस से अलग थे। मेरा दिन उसकी रात थी, इसलिए मैंने चांद को बताया कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। वह अक्सर मेरी प्रोफाइल पर कमेंट्स छोड़ती थी, भले ही मेरा ज़्यादातर समय पार्ट टाइम काम करने या पढ़ाई करने में बीतता था। हम दुनिया के अलग अलग छोर पर थे, पूरी तरह से अलग दुनिया में जी रहे थे। हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ईथन, मैंने सुना है क्लोशेन तुम्हें पसंद करती है। विलो ने इत्तेफाक से वही बात सुन ली। ईथन, क्लो कौन है? क्या वह सुंदर है? वह ठीक ठाक है, आई गेस। सच कहूं तो क्लो और मैंने बमुश्किल कुछ शब्द एक्सचेंज किए थे। मुझे बस इतना पता था कि हम दोनों क्लास के सबसे गरीब स्टूडेंट्स में से थे। मैंने सुना था कि वह गांव से थी और उसने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। हम कभी कभार कैफेटेरिया के सबसे सस्ते फूड स्टॉल पर या उस स्टेशन पर मिलते थे जहां मुफ्त सूप दिया जाता था। मेरे पार्ट टाइम जॉब और क्लास के बीच भाग दौड़ के दौरान वह कभी कभी मेरे लिए सीट बचाकर रखती थी। क्या तुम उसे पसंद करते हो? नहीं। फिर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ।
नहीं, मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ। तो तुम मुझे प्रपोज करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? विलो के अचानक इस कन्फेशन ने मुझे बाकी दिन के लिए पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अगले दिन वह सच में मेरे कॉलेज आ पहुंची। एक कन्फेशन को सच में मायने रखने के लिए आमने सामने कहा जाना चाहिए। ईथन, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो या नहीं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे पटाना बहुत आसान है। बस एक शब्द कह दो कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। वह मेरी जिंदगी का इकलौता पल था जब मैंने अपनी पसंद की चीज के लिए सारे डर को किनारे रख दिया था। उस वक्त हम कैंपस के हर कोने में हाथ डाले घूमते थे। एक खाली रास्ते पर मैं झुका और उसके होठों को चूम लिया, और फिर हमने यह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू किया। वह बहुत बचकानी हो सकती थी। अगर मैं रिप्लाई करने में देर करता तो वह मेरे फोन को मैसेज से भर देती। जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। बस मुझे बेबी कहो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं हमेशा से सख्त और बोरिंग टाइप का रहा हूं। हर बार उसे मुझे चिढ़ाना पड़ता था जब तक कि मैं हार न मान लूं। वह आसानी से परेशान हो जाती थी, लेकिन उसे मनाना उतना ही आसान था। वह समझती थी कि मेरे लिए चीज़ें कितनी कठिन थीं और उसने मेरे आत्मसम्मान की रक्षा की। वह जानती थी कि मैं कभी कोई महंगी चीज़ स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए वह हमेशा मेरे लिए कोई किफ़ायती चीज़ चुनती थी। जब भी उसके पास समय होता वह मुझसे मिलने के लिए वापस उड़ान भरती। हमने हाथ पकड़े, गले लगे, किस किया, लेकिन मैंने हमेशा उस आखिरी कदम से खुद को रोका। बेशक मैं उसे चाहता था। कौन सा मर्द नहीं चाहेगा? मैं बस डरा हुआ था। इस बात से डरा हुआ था कि मैं उसे एक फ्यूचर नहीं दे सकता। डरा हुआ था कि मैं उसे पीछे धकेल दूंगा। डरा हुआ था कि वह मुझ जैसे इंसान के प्यार में बहुत गहराई से गिर जाएगी। वह हमेशा इस बात पर गुस्सा हो जाती थी। उसे लगता था कि मैं उससे उतना प्यार नहीं करता। उस साल उसने देखा कि मेरे जूते घिस चुके हैं। मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे जूतों की एक जोड़ी दी, जिसका डिब्बा विदेशी शब्दों से ढका था। मैं उस समय ब्रांड को नहीं पहचानता था। उसने कहा कि यह सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, लेकिन मैं उन्हें पहनने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। उस साल दादी अचानक गिर गईं। उनकी एक हड्डी टूट गई और सर्जरी की ज़रूरत थी। सब कुछ जुटाने के बाद भी हमारे पास 30,200 युआन कम पड़ रहे थे। ईथन, इसका इलाज मत कराओ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो मरना ही है, इस तरह कुछ खर्च भी नहीं होगा। चिंता मत करो दादी, आप 100 साल तक झेंगी। मेरा ईथन सबसे अच्छा है। दादी तुम्हारी खुशी देखने का इंतजार कर रही हैं। उस दिन मैंने लंबे समय तक हिचकिचाहट महसूस की। फिर मैंने विलो को फोन किया और पूछा कि क्या वह मुझे 30,200 युआन उधार दे सकती है। अगले महीने मेरी स्कॉलरशिप आने पर मैं उसे वापस चुका दूंगा। उस पल में हर वह चीज जिसे मैंने सालों से संभाल कर रखा था एक साथ ढहती हुई महसूस हुई। विलो ने मुझे तुरंत 10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। क्या यह काफी है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। अपनी जिद में, लगभग बेवकूफ़ी में, मैंने सिर्फ 3,200 ही एक्सेप्ट किए। ईथन, अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। एक दिन तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। किसी दिन तुम्हें मुझे संभालना होगा, तुम्हें पता है ना? अगले ही दिन वह अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। उस बार हम दोनों साथ में दादी को देखने हॉस्पिटल गए थे। उसने ऑपरेटिंग रूम के बाहर मेरे साथ इंतजार किया, मेरा हाथ कसकर थामे रखा। दादी की सर्जरी सही से हो गई। उन्होंने विलो की तरफ देखा और राहत से मुस्कुराई। ईथन को अब कोई संभालने वाला मिल गया है। अगर मैं मर भी जाऊं तो चैन से मर सकती हूं। लेकिन दादी, आप अभी नहीं जा सकती। आपको हमारी शादी देखनी है, हमारा बच्चा देखना है, इसलिए कुछ साल और जी लीजिए, ठीक है? लेकिन आखिरकार वह कभी यह सब नहीं देख सकीं। जिस जिंदगी का मैंने उनसे वादा किया था, वह कभी उसकी खुशियां नहीं उठा सकीं। एक आम दिन वह सड़क पर गिर पड़ी। उनके हाथ में झींगों की एक थैली थी जो उन्होंने अभी अभी खरीदी थी। वे अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। यह दिल की बीमारी थी। क्या पहले कभी कोई साइन नहीं मिला था? उन्हें जो भी बीमारी रही होगी, उन्होंने पक्का मुझसे छिपाई थी। मैं इतना बेकार कैसे हो सकता था कि मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया? उन्होंने कबाड़ बीन बीन कर मुझे पाला, मेरी स्कूल की फीस जोड़ी। वह बस 1 साल और इंतज़ार क्यों नहीं कर सकी? बस 1 साल और मेरा ग्रेजुएशन हो जाता। मैं पैसे कमाने लगता और उनका ख्याल रखता। बेटा, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो।
अंतिम संस्कार की तैयारी का वक्त हो गया है। मुर्दा घर की फीस 300 युआन रोज की है। शव वाहन का 600 है। अगर दूरी ज्यादा होगी तो 1000 से ऊपर लग जाएगा। कफन का कपड़ा, दाह संस्कार और बाकी सारे खर्च। एक ही पल में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी दादी को एक इज्जतदार विदाई दे सकूं। मैं अभी एक क्लब में पार्ट टाइम काम कर रहा हूं जहां गेस्ट्स का दिल बहलाना होता है। मैं एक दिन में कुछ 100, कभी कभी 1000 से ज्यादा भी कमा लेता हूं। मैं तुम्हें वहां नौकरी दिला सकता हूं, लेकिन वहां सिर्फ गाना गाना नहीं होगा। उसी दिन बिल्कुल अचानक विलो की माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मैंने अपने पास मौजूद सबसे अच्छे कपड़े पहने। वहां ऐसा कोई ड्रामा नहीं हुआ जैसा टीवी पर दिखता है। उनकी माँ अभी उतनी ही जेंटल थी। मैं हमेशा से जानता था कि विलो का परिवार अमीर है, लेकिन यह कभी नहीं जानता था कि वे कितने ज्यादा अमीर हैं। उनकी अलमारी की एक पूरी दीवार हैंडबैग्स से ढकी थी। उनमें से एक बैग की कीमत भी मेरी कई सालों की पार्ट टाइम सैलरी से ज्यादा थी। उन बैग्स की कीमत में एक नॉर्मल फैमिली के लिए कई घर खरीदे जा सकते थे। जो बैग वह मेरे साथ रहते वक्त लाती थी, मुझे लगता था कि वही बहुत महंगा है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसका सबसे सस्ता बैग था जो उसने जानबूझकर खरीदा था। ईथन, मैं जानती हूं कि तुम विलो को डेट कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह तुमसे मिलने के लिए इतनी बार वापस उड़कर आ रही है कि उसकी पढ़ाई खराब हो रही है? आई एम सॉरी। तुम दोनों अभी स्टूडेंट हो, तुम्हारी पढ़ाई पहले आनी चाहिए। विलो का प्लान अपनी बैचलर डिग्री के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का है, और तुम्हारे यहाँ होने से वह हर वक्त तुम्हारी चिंता करती रहती है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं और घर पर सिर्फ तुम्हारी दादी हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत हो तो तुम मेरे पास या विलो के पास आ सकते हो। थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम एक होशियार लड़के हो। कोई ताज्जुब नहीं कि विलो इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही। मेरी बेटी, वह बचपन से ही बहुत दयालु है। जब भी वह सड़क पर किसी आवारा जानवर को देखती थी, उसे घर ले आती थी। हमारे पास सिर्फ उन कुत्तों और बिल्लियों के लिए 2 पूरे कमरे हैं जिन्हें उसने बचाया था। ये जूते विलो ने तुम्हें दिए थे ना? मुझे याद भी नहीं कि मैं उस दिन चेन फैमिली के घर से बाहर कैसे निकला। मुझे बस इतना याद है कि उसकी माँ की मुस्कान जितनी जेंटल होती गई, मुझे उतनी ही ज्यादा शर्म महसूस होती रही। मैंने बाद में ऑनलाइन चेक किया। वह लिमिटेड एडिशन जूता 32,000 में बिकता था, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। मैंने इन्हें एक बार पहना था तो ये सेकंड हैंड माने जाएंगे। अगर तुम्हें जल्दी बेचना है तो यही प्राइस मिलेगा, 12,000। लेना है तो लो, वरना जाओ। मैंने उन पैसों का इस्तेमाल दादी का ठीक से अंतिम संस्कार करने के लिए किया। विलो के कॉल्स बार बार आते रहे। तुम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे थे? क्या मेरा अब कोई घर नहीं रहा? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी बेबी। कुछ ही समय बाद वह दुनिया के दूसरे कोने से फिर से उड़कर आ गई। ईथन, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। विलो, अब मत आओ, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। उस रात उसने पहले से ही एक होटल बुक कर रखा था। आमतौर पर मैं सुबह होने तक चुपचाप उसके बगल में लेटा रहता था, लेकिन उस रात शावर लेने के बाद वह मेरी बाहों में आकर लेट गई। ईथन, तुम भी तो ये चाहते हो ना? बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने खुद को ज़बरदस्ती रोके रखा, उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा मत सोचो, यहाँ से चीज़ें सिर्फ बेहतर होंगी। हम शादी करेंगे, हमारा एक प्यारा सा बच्चा होगा और तुम भी बहुत सारे पैसे कमाओगे। उस रात मैंने अपनी जान से प्यारी लड़की को अपनी बाहों में थामे रखा और पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। तुम्हें मुझसे पहली बार प्यार कब हुआ था? शायद तब जब तुमने पियानो बजाया था और सनी डे गाया था। इतनी देर से? वैसे मैं तो तुम्हें उससे बहुत पहले से पसंद करती थी। कितना पहले से? मैं तुम्हें हमारी शादी के दिन बताऊंगी। तुम्हें चाइनीज स्टाइल की शादी चाहिए या वेस्टर्न? मुझे लगता है कि मैं लाल शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लगूंगी, लेकिन मैं सफ़ेद ड्रेस भी पहनना चाहती हूँ और तुम्हें अपने घुटनों के बल बैठते हुए देखना चाहती हूँ। तुम कहोगे आई डू, और हम स्नी डे बजने के साथ पूरे वेन्यू को फूलों से भर देंगे। विलो हमारी शादी की एक तस्वीर बनाती रही, बोलती ही चली गई। मुझे एक एक डिटेल याद थी, लेकिन आखिरकार मैंने वह वादा तोड़ दिया। अगले दिन मेरी स्कॉलरशिप रहस्यमयी तरीके से किसी और को दे दी गई। विलो की माँ मुझे ढूंढते हुए आई। विलो अपनी बैचलर्स के बाद घर वापस आने का प्लान बना रही है, लेकिन हमारी फैमिली चाहती है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दे सकती हूँ या तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज सकती हूँ, बस एक शर्त पर, मेरी बेटी को पीछे धकेलना बंद कर दो। उन्होंने अब भी वही जेंटल एक्सप्रेशन पहन रखा था। काश कि वह मुझ पर चिल्ला दी होती। वह एक राजकुमारी है।
क्या तुम सच में उसे तकलीफ में देखना बर्दाश्त कर सकते हो? वह सही कह रही थी। मैं कब तक उसे पीछे खींचता रहता, मुझ जैसा एक गरीब और बेनाम इंसान। सालों तक दिन रात एक करने के बाद भी मैं उसके एक हैंडबैग तक की कीमत नहीं जुटा सकता था। विलो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। मैंने अचानक खुद को पीछे खींचना कब शुरू किया था? क्या वह दिन था जब मैंने वे जूते बेचे थे, या शायद उससे भी पहले, जिस दिन मैंने तुमसे पैसे मांगे थे? मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचा कुचा आत्मसम्मान था वह पहले ही जलकर राख हो चुका था। मैंने विलो को एयरपोर्ट पर सी ऑफ किया। वह एक साफ चमकीला दिन था। अगर हमारा कभी ब्रेकअप हो गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? बिल्कुल, मैं कोई हैंडसम फॉरेन का लड़का ढूंढ लूंगी और तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। वह जो स्टफ्ड टॉय मैंने तुम्हें तब दिया था, असल में मेरे पास भी बिल्कुल वैसा ही एक है। मुझे पता है कि वे एक मैचिंग पेयर हैं। उस वक्त तुम्हारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पिछले कवर पर मैंने एक पोयम लिखी थी। मैंने उसे बाद में देख लिया था। तुम पागल लड़की, मुझे शुरू से सब पता था। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और उसे भीड़ में गायब होने दिया। सबसे आम दिनों में से एक दिन मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान को जाने दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया। मैंने उसके कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया, उसके मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया। वह गुस्सा होने लगी और हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए। विलो, शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वह समझ ही नहीं पाई कि उसने क्या गलत किया था। ब्रेकअप क्यों? बस मुझे मना लो और सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे हॉस्टल के कमरे में एक लड़का था जो किसी को रिजेक्ट करते वक्त हमेशा एक ही लाइन बोलता था, तुम बस मेरी टाइप की नहीं हो। ईथन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हम 2 साल से साथ हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूं। वह आई और मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो गई। पूरी रात इंतजार करती रही। मैं खिड़की के पास बैठकर पूरी रात उसे देखता रहा। किताबों में जिस असली दिल टूटने के दर्द का जिक्र होता है, मुझे पहले कभी समझ नहीं आया था। उस रात मैंने उसे पहली बार महसूस किया। मेरी छाती इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर सांस के साथ मेरा दिल दुख रहा था। आखिरकार उसकी माँ आई और उसे ले गई। जिंदगी बहुत लंबी है विलो। मुझे नहीं लगता कि हम अब कभी दोबारा मिलेंगे। उसे रोमांस नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। मुझे हमेशा वो मेन लीड्स बुरे लगते थे जो कभी खुलकर बात नहीं करते थे। ऐसे लोग प्यार के लायक नहीं होते, वे सिर्फ तड़पने के लायक होते हैं। लेकिन जब आप अपने वजूद के सबसे निचले स्तर तक ह्यूमिलेट हो चुके हों तो आप बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? खास तौर पर तब जब सामने वाला इंसान इतना अच्छा हो। भले ही कहानी का अंत तबाही में हुआ हो, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। हाँ, मैं प्यार किए जाने के लायक नहीं था। प्यार जंगली घास की तरह बेकाबू उगता है, फिर लहरों की तरह पीछे हट जाता है। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि पछतावा ही असल में जिंदगी का नेचर है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि बिजी रहना लगभग हर चीज़ को हील कर सकता है। पैसों ने मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा लंबे समय तक हील किया, इसलिए मैंने खुद को पैसे कमाने में झोंक दिया। मैंने अपनी पहली जॉब 2 साल तक की। एक रात 9 बजे के बाद, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट के साथ शराब पीने से मना कर दिया था। ईथन, कल से काम पर आने की तकलीफ मत उठाना। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैब पर पैसे खर्च करूं। मैं आधे घंटे तक ठंडी हवा में खड़ा रहा, सिर्फ यह एहसास करने के लिए कि आखिरी विंटर बस पहले ही जा चुकी थी। मैं देर रात की सुनसान सड़कों पर अकेला चलता रहा। जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रोशनी से जगमगाती खिड़कियां पीछे छूटती गईं और उनमें से एक भी मेरी नहीं थी। एक एडल्ट का ब्रेकडाउन एक पल में हो सकता है, तो क्या सच में तुम यहां बाहर ऐसी वैसी जॉब्स कर रहे हो? अचानक मेरे बगल से एक आवाज आई। मैं जमीन पर बैठा हुआ था और मैंने ऊपर देखा तो वहां क्लो खड़ी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरी आखिरी बस छूट गई। क्या तुम बहुत दूर रहते हो? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्रिसमस है, यहां बाहर कैब मिलना मुश्किल है। उसके बाद हमने एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज किए। वह अक्सर मेरा हालचाल लेती रहती थी। समय के साथ मुझ जैसे बेपरवाह इंसान को भी समझ आ गया कि वह मेरे बारे में क्या फील करती है। आई एम सॉरी, मैं अभी किसी को डेट नहीं करना चाहता। क्या ये तुम्हारी एक्स की वजह से है? मुझे उस वक्त काफ़ी समय तक तुम पर क्रश था। मैं बस इतनी इनसिक्योर थी कि कुछ कह नहीं पाई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम कम से कम दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं? वह अपने ग्रेड स्कूल के दूसरे साल में थी, तब उसके पास काफ़ी फ्री टाइम था। वह ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अपने एक्शन से जता देती थी। वह अच्छा खाना बनाती और मेरे ऑफिस ले आती। वह लड़कियों के बीच ट्रेंड में रहने वाली मिल्क टी के लिए लंबी लाइन में खड़ी रहती, सिर्फ मेरे लिए लाने के लिए। तब तक बाजार में कई फ्लेवर्स आ चुके थे, हर एक पहले से बेहतर। लेकिन मैं हमेशा उस लड़की के बारे में सोचता था जिसने कभी मेरे लिए स्नी डे गाया था। ईथन,
मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर एक दिन उसकी माँ मुझसे टकराई और मेरे बैकग्राउंड के बारे में घुमा फिराकर सवाल पूछने लगीं। प्लीज़ मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारे पिता एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, तुम्हारे साथ रहने से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद उसे एक स्टेबल करियर की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे फैमिली बैकग्राउंड को कोई भी परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे आखिरकार वह बात समझ आ गई कि गहराई से देखा जाए तो ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जिसे आपको अकेले ही जीना पड़ता है। शायद एक एडल्ट के अकेलेपन का मतलब है अपनी खुशियाँ और अपने दुख खुद अकेले उठाना। इसलिए सालों में मैंने खुद को एक अकेले भेड़िए में बदल लिया। मैंने दिन रात मेहनत की, खुद को बेहतर बनाने में झोंक दिया। मैंने सोशलाइज करना सीखा, फॉर्मल स्मॉल टॉक सीखी। मैं चालाक, दुनियादार लोगों को हैंडल करने में एक्सपर्ट बन गया। धीरे धीरे वैसा ही इंसान बनने लगा जिससे मुझे कभी नफरत हुआ करती थी। मेरे दिन का सबसे शांत, सबसे खूबसूरत पल वह होता था जब मैं मेन डोर खोलता और मोमो को उसकी टेढ़ी टांग से लंगड़ाते हुए आते देखता। मैं उसकी पुर्र पुर्र सुनता और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता। उसके छोटे छोटे मुलायम पंजे मुझ पर टिके होते और वह हल्की पुर्र पुर्र की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती। उसकी उस मिठास में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा किसी की याद दिला देता था। गुड बॉय, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगा कैट फूड लाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मोमो बूढ़ा होने लगा और उसने खाना कम कर दिया। काम के बाद एक दिन मेरी मुलाकात विलो की माँ से हुई। सालों बीत चुके थे, वक्त जैसे उन्हें भूल ही गया था। ईथन, तुम काफी बदल गए हो। आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। विलो भी बहुत बदल गई है। उसने इन सालों में बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, अपने पैसे कमाए हैं। सब कुछ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम लगभग 30 की होने वाली हो, अब सेटल होने का वक्त आ गया है। उसने कहा, मम्मी, आप मेरे लिए जिसे भी पसंद करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसने अचानक अपना मन बदल लिया। विलो का इतने सालों का यह बागी रवैया, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने हाल ही में उसकी कंपनी में तमाशा किया था। विलो ने उन्हें 3 लाख युआन दिए। ईथन, क्या तुम एक माँ के दिल को समझ सकते हो? आई एम सॉरी मैम, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं समझता हूँ। मेरी कभी माँ नहीं रही, इसलिए मैं आपकी फीलिंग्स से रिलेट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रखी। जब मैं 16 साल का था, आपने मेरे सिर पर हाथ फेरा था और मुझसे मन लगाकर पढ़ने को कहा था कि चीज़ें सिर्फ बेहतर होंगी। मैं उस बात के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ। लेकिन मैं अब 18 साल का नहीं हूँ, मैं 22 का भी नहीं हूँ, मैं 30 का हूँ। आपको मेरे आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने शब्दों को नरम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। चिंता मत कीजिए, मैं उसे बर्बाद नहीं करूँगा। सालों पहले एक और माँ ने मुझे इसी तरह चेतावनी दी थी। मैं विलो को पैसे वापस कर दूंगा, उतना मैं अभी भी मैनेज कर सकता हूँ। वह आखिरी इंसान है जिसका मैं कोई कर्जदार रहना चाहता हूँ। इस बार मैं शांत रहा, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन तभी विलो की माँ ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे सीधे खाई में ढकेल दिया। 10 साल पहले तुम्हारी वजह से उसका अबॉर्शन हो गया था। 10 साल बाद भी तुम आज भी उतने ही जिद्दी हो। तुम कब तक उससे चिपके रहोगे? मैंने उसकी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को 3 लाख ट्रांसफर कर दिए। मैंने छोटे छोटे क्रिस्टल्स से सजे हुए हाई हील्स का एक जोड़ा खरीदा और रिसेप्शनिस्ट के जरिए अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ विलो को भिजवा दिया। वाह, ये बहुत खूबसूरत हैं। क्या ये कांच की सैंडल हैं, ईथन? एक दिन तुम्हें मुझे असली कांच की सैंडल देनी होगी। वह एक राजकुमारी है। वह इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ की हकदार है। मैंने उस दिन गाड़ी नहीं चलाई, मैं बस पैदल चलना चाहता था। जब भी मैं परेशान होता था, मैं इसी तरह सड़कों पर घूमा करता था। जिस औरत से मैंने प्यार किया, उसने 20 की उम्र में मुझसे प्यार किया था। वह 25 की उम्र में जिसकी भी पत्नी बनी, 30 की उम्र में जिसकी भी माँ बनी। मैंने उसकी खुशियों की दुआ मांगी। विलो, तो फिर मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए और न ही मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगना चाहती हूँ, ईथन। विलो की आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए। तुम पैसों से कर्ज तो चुका सकते हो, लेकिन हमारे बीच जो था उसका क्या? मैं वहीं जम गया, उसे घूरता रहा। रात की हवा उसके कोट के किनारे को उड़ा रही थी। विलो, आखिरकार मैं कभी तुम्हारे प्यार के काबिल था ही नहीं। उस साल तुम प्रेग्नेंट थी, है ना? हाँ, हमारा एक बच्चा होने वाला था। हमारे ब्रेकअप के अगले दिन मेरे पेट में भयानक दर्द हुआ। उस रात मैंने सपना देखा कि हमारा बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मम्मी, क्या आप मुझे नहीं चाहती? अगर आप मुझे नहीं चाहती तो मैं कोई दूसरी मम्मी ढूंढने चला जाऊं। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी को बचाया नहीं जा सकता, ये एक अर्ली मिसकैरेज होगा।
वह पूरी तरह टूट गई, फूट फूट कर रोने लगी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ईथन, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं उसे नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि भले ही हम अब साथ ना हों, फिर भी मैं उसे खुद पालना चाहता था, उसे हर अच्छी चीज़ देना चाहता था। लेकिन वह अपने पापा की तरह ही समझदार थी। पूरे प्रोसेस में मेरा सिर्फ 247 युआन का एग्ज़ाम फीस का खर्च हुआ। विलो ने मुझे गले लगा लिया, उसकी आंखें रोने से लाल थीं। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे पता था तुम्हारे पास कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी दादी गुजर गईं। मेरे बेचारे ईथन, तुम्हें उस वक्त कितना दर्द हुआ होगा। आई एम सॉरी विलो, मैंने तुम्हारे दिए वो जूते बेच दिए थे। कोई बात नहीं, तुम तो मुझे जानते हो, मुझे मनाना बहुत आसान है। बस मुझे बेबी कहो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मैं इतने समय से दूसरे किनारे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारे मजबूत होने का इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आने का इंतज़ार कर रही थी कि तुम दौड़कर मेरे पास आ सको। मुझे बाद में पता चला कि मेरा फ़ोन नंबर कभी नहीं बदला था, लेकिन तुम कभी ढूंढते हुए नहीं आए। आखिरकार मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं खुद जाकर तुम्हें वापस पालूंगी। 2025 की गर्मियों में मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस आई, लेकिन तब तक कोई और तुम्हारे साथ था, तुम्हारे लिए खाना ला रहा था, काम के बाद चुपचाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, जिसकी नज़रों में सिर्फ तुम थे। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि मैं तुमसे बस इतना पूछ लेती, क्या तुम किसी और के प्यार में पड़ गए हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? देखो मैं कितनी पैथेटिक बन गई थी। लगभग 30 साल की उम्र में ऑनलाइन तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देख रही थी, तुम्हें एक शार्प सूट में कैमरे के सामने शांति से और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देख रही थी। उस दिन मैंने घर की फ़्लाइट बुक की। मैं अचानक एक बार फिर से किस्मत दांव पर लगाना चाहती थी। किसी मोड़ पर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। ईथन, अगर अभी भी पॉसिबल हो तो चलो एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मैंने बिखरने को बेताब अपनी फीलिंग्स को समेटा और काफ़ी देर तक खामोश रहा। विलो, अब इन सब बातों को यहीं छोड़ देते हैं। क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं खुद को तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकता। मैं धीरे धीरे समझने लगा था कि उस बात का असली मतलब क्या था। एडल्ट्स के तौर पर हमारी फीलिंग्स एक प्राइस टैग के साथ आती हैं। हर इमोशन को उसकी कीमत के साथ तौला जाता है। जब आप सच में परवाह करते हैं, तब भी अगर उसमें कोई फ्यूचर न दिख रहा हो तो आप खुद को रोकना सीख लेते हैं। आप अपनी ही फीलिंग्स को काट देते हैं। वो सारे लापरवाह इमोशंस, वो चीज़ें जिनका आप सब जानते हुए भी पीछा करते हैं, आखिरकार वे सब सिर्फ 3 शब्दों में सिमट जाते हैं, लेट इट गो, इसे जाने दो। विलो, मैं तुम्हें एक बार फिर से भीड़ में गायब होने दे रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए थैंक यू। मैं अब तुम्हें और रोक कर नहीं रखूँगा। फ्रैंक हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के बाहर इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें इतनी अमीर पार्टनर मिल गई और तुम्हें लगता है कि 3 लाख युआन मुझे चुप कराने के लिए काफ़ी हैं? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कम से कम 3 मिलियन होने चाहिए। तो फिर आपका ये प्लान फेल हो चुका है। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब आपको मुझसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। आप जिस परिवार में पैदा होते हैं, उसके दिए ज़ख्म कभी कभी पूरी ज़िंदगी भर नहीं भरते। यहाँ से निकल जाइए। मैं अंदर चला गया और फ्रैंक को बाहर चिल्लाने दिया, मोमो, डैडी घर आ गए। लेकिन मुझे वेलकम करने के लिए कोई छोटा सा फरबॉल लंगड़ाते हुए नहीं आया। मोमो, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले गए? बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे मैं सालों पहले कभी जान भी नहीं पाया। अब मैं फिर से अकेला हूँ, बिना किसी ठिकाने के भटक रहा हूँ। मेरा अब कोई घर नहीं रहा। उस रात मैंने बार बार नींद की गोलियां लीं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। आखिरकार थकावट जीत गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। धुंधलके में मुझे लगा जैसे मैंने किसी को कहते सुना, ईथन सो मत, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। उसने गाया और रास्ते में कहीं ऐसा लगा जैसे वह भी रो रही थी। मुझे लगता है कि मैंने एक सपना देखा। जब मैं जागा तो मैंने उसकी आंखें लाल और सूजी हुई देखीं। विलो, आई एम सॉरी, मैं बस सो नहीं पा रहा था। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वह एक पल गर्म होता था, दूसरे पल दूर, कभी कॉन्फिडेंट तो कभी इनसिक्योर। पूरी तरह टूट जाता और फिर किसी तरह खुद को संभाल लेता। उससे पूछो क्यों तो वह खुद भी नहीं बता सकता था। वह हमेशा हर चीज़ में बुरे से बुरे नतीजे के लिए तैयार रहता था, ताकि आखिरकार जो भी हो वह बिना डिगे उसे एक्सेप्ट कर सके। ऐसा लगता था जैसे मैंने प्यार करने या प्यार पाने की एबिलिटी खो दी थी।
मैंने खुद को अपने ही बनाए किले में बंद कर लिया था, हर दर्द से वाकिफ। मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ ईथन। जब मैं तुम्हें बाहर खींचने की कोशिश करती हूँ तब भी तुम मना कर देते हो। जिस बच्चे को एक बार छोड़ दिया गया हो वह कभी किसी के खास प्यार की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता। बस हिम्मत रखो ईथन, हम आज से छोटे कभी नहीं होंगे ईथन। यहाँ से हमारी ज़िंदगी सिर्फ बेहतर ही होगी। मैंने अपने सामने खड़ी विलो को देखा और मेरी भारी पलकें आखिरकार झुक गईं। धुंधलके में मैं फिर से 18 साल का हो गया था। ईथन, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या हम सच में ठीक हो जाएंगे विलो? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे बताओ कि ईथन अब कभी विलो को छोड़कर नहीं जाएगा। बस बस, अब रोना बंद करो। उस पल मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मुझे बस इतना पता था कि मेरी विलो मेरे पास वापस आ गई थी। इस विशाल अशांत दुनिया में जिस लड़की ने कभी मेरी जवानी को कैद कर रखा था वह कभी सच में दूर नहीं गई थी। ईथन, तो फिर चलो एक बार फिर से हिम्मत करते हैं 2026 में। चलो फिर से उसी इंसान के प्यार में पड़ते हैं जैसे पहले थे। ईथन, आखिरकार अब हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। मैंने विलो की तरफ देखा और वह इतनी खूबसूरती से मुस्कुराई कि लगा जैसे वक्त सिमटकर वापस 18 साल की उम्र में पहुंच गया हो। सिंड्रेला जिस पल अपनी कांच की सैंडल पहनती है उसी पल राजकुमारी बन जाती है। अब स्नीकर्स में भी हम उतने ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। 30 की उम्र में ईथन को अब जूतों का प्राइस टैग चेक करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। उसे अब अपनी उस पुरानी हिचकिचाहट और डर को छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम अलग रहते थे तो वक्त बहुत तेज़ी से निकल जाता था। हर मुलाकात बहुत कीमती लगती थी। हर बार जब हम एयरपोर्ट पर अलविदा कहते थे तो मैं खुद को रोक नहीं पाता था और उसकी बाहों में रो पड़ता था। अब हम आखिरकार हाथ पकड़ सकते थे और वो सारी चीज़ें कर सकते थे जो कपल्स साथ में करते हैं। हम साथ में एक रोड ट्रिप पर गए। नीले समुद्र और आसमान के अनगिनत फैलाव से लेकर हरे भरे घास के मैदानों तक, ऊंट की घंटियों की आवाज़ से गूंजते चांद के नीचे गोभी रेगिस्तान से लेकर एक खूबसूरत स्तूप के सामने खड़े होने तक। हमने वहाँ एक अगरबत्ती जलाई और भगवान बुद्ध के सामने एक विश मांगी। क्या तुम कुछ और चाहते हो? नहीं, जो कुछ भी मैंने कभी चाहा था वह सब मेरे पास पहले से है। पहाड़ों के चक्कर लगाना, नदियों के चक्कर लगाना, हर स्तूप के चक्कर लगाना, अगले जन्म के लिए नहीं, सिर्फ रास्ते में तुमसे मिलने के लिए। दूर मंदिर की घंटियों के बीच अचानक मुझे भगवान बुद्ध से पूछने का ख्याल आया। सांगयांग ग्यात्सो के अंदाज में मैंने भगवान बुद्ध से पूछा, अगर मेरी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होती है जो प्यार के काबिल है लेकिन मुझे डर है कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने जवाब दिया, इस दुनिया के सारे प्यार को पीछे छोड़ दो। इस फानी जिंदगी के अनगिनत बदलावों का सामना करो और जिसके साथ तुम प्यार करते हो उसके साथ बस वो करो जो तुम्हें खुशी देता है। इस बात की परवाह मत करो कि यह किस्मत है या बदकिस्मती। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, जैसे यह सच कि मैं ईथन से प्यार करती हूँ, जैसे यह सच कि कुछ गाने इतने सालों बाद भी आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देते हैं। कुछ लोगों को कभी बदला नहीं जा सकता। बस वहाँ खड़े होकर ही वह कमरे में मौजूद बाकी हर इंसान से ज़्यादा चमक रहा था। 3 लंबे सालों के अलगाव के बाद हम आखिरकार दोनों इस कॉन्सर्ट में पहुँच गए थे। हमने स्टेज पर बज रहे म्यूज़िक के साथ गाया, एक के बाद एक गाना, उन धुनों से लेकर जिन्हें हम तब जानते थे, उन गानों तक जो आज भी हमारे दिलों को धड़काते हैं। वह जानी पहचानी आवाज़, बीते हुए जून का वह पुराना दर्द, खामोशी में किसी से प्यार करने की वह मीठी नम खुशी। 12 साल बाद वही इंसान मेरा हाथ थामे हुए था और हम आखिरकार एक दूसरे के बगल में खड़े थे। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि हमारी कहानी के अंत में जो अलविदा था वह असल में यह कहने का एक और तरीका था, फिर मिलेंगे विलो, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। भीड़ की तालियों और चीखों के बीच हमने एक दूसरे को बाहों में भरा और किस किया। विलो, मैं तुम्हें उस हर प्यार की भरपाई करूंगा जो तुम्हें कभी नहीं मिल पाया। मुझे कभी नहीं पता था कि ज़िंदगी इतनी खुशहाल भी हो सकती है। हमने साथ में छोटे छोटे फूल और पौधे लगाए, तो किसी के साथ अपने दिन शेयर करना ऐसा होता है। सबसे आम सुबह भी इतनी ब्राइट महसूस हो सकती है। ओह, तुम्हारा वज़न कम हो गया है, बंद करो। जब हम अलग रहते थे मुझे कभी नहीं लगा था कि वह इतनी क्लिंकी है। अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारा हनीमून फेज अभी शुरू ही हुआ है। 30 की उम्र में
प्यार में पड़ना सच में किसी पुरानी चिंगारी के फिर से सुलगने जैसा है। कोई खुद से बहुत मुझे बाद में पता चला कि माकोटो असल में विलो का जूनियर स्कूलमेट था। वह पूरी सगाई उन दोनों के बीच बस एक बिजनेस अरेंजमेंट थी। एक ने किसी और को जेलस करने के लिए ऐसा किया था, तो दूसरे ने मुझे जेलस करने के लिए। अब हर गलत फहमी आखिरकार दूर हो चुकी थी। माकोटो और क्लो को भी आखिरकार अपनी हैप्पी एंडिंग मिल गई। वह सारा अंधेरा जो इतने समय से मुझसे चिपका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि आखिरकार धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि इस बार वह छोड़कर नहीं गई थी। मैंने एक ब्लैक सूट पहना था, उसने एक लंबा घूंघट पहना था, और वो जूते जो मैंने उसे दिए थे बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम 18 साल के थे। वह आज भी वही इंसान थी जो स्टेज पर सबसे ज़्यादा चमकती थी। उसे वॉक करवाकर मेरे हाथ में हाथ देने के लिए कोई पिता नहीं था, इसीलिए इसके बजाय मैं फूलों के बीच खड़ा अपनी लड़की का इंतज़ार कर रहा था। वह स्टेज से नीचे कूदी और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। उस पल ने 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कह दिया। इस बार हम सच में घर आ गए थे। हमारी शादी के दूसरे साल में विलो अचानक प्रेग्नेंट हो गई। हमने इतनी जल्दी बच्चा करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन एक पल की बेपरवाही और बस ऐसे ही हमारी लॉटरी लग गई। मैं काफ़ी एंग्शियस था। उसके पहले हुए मिसकैरेज की वजह से मैं हर दिन डर में बिताता था कि कहीं हम इस बच्चे को भी न खो दें। मैंने अपना पूरा ऑफिस घर पर ही शिफ्ट कर लिया ताकि मैं हर दिन उसके साथ रह सकूं, प्रेगनेंसी गाइड बुक्स और न्यूट्रिशन प्लान्स पढ़ सकूं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, विलो को महीनों तक इतनी सीवियर मॉर्निंग सिकनेस रही कि वह कुछ भी खा नहीं पाती थी। वह पतली और कमज़ोर होती गई। जब उसकी माँ ने इसके बारे में सुना तो वह घर का बना खाना लेकर आई और हमारे दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। उस पल में मुझे अचानक समझ आया कि देर से आने वाली दयालुता भी एक नए सफ़र की शुरुआत हो सकती है। कोई भी माँ यह खड़े होकर नहीं देखना चाहती कि जिस बेटी को उसने हमेशा नाज़ों से पाला, वह एक इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, खासकर तब जब हमारे बीच का गैप कभी इतना बड़ा रहा हो। थैंक यू, लेकिन वह दिल की हमेशा से एक अच्छी इंसान रही थी। उनकी कही एक बात ने मुझे लंबे समय तक राहत दी थी, और उस दिन हमारी शादी के बाद मैंने उन्हें वेन्यू के बाहर चुपचाप आंसू पोंछते देखा था। मम्मी, अभी मैं जो कुछ भी खाती हूँ सब बाहर आ जाता है, और आपका खाना बहुत हैवी होता है। वैसे भी आपको समझ नहीं आएगा कि एक प्रेग्नेंट औरत की क्रेविंग्स कितनी अजीब हो सकती हैं। ईथन, इसे टेस्ट करो, ये सच में बहुत अच्छा है। विलो, थैंक यू। मिसेस चेन, ओह तुम भी ना, तुम अभी भी मुझे मिसेस चेन क्यों बुला रहे हो? लेकिन मम्मी शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को माँ नहीं कहा था। आई एम सॉरी। ओह कोई बात नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, बस अपना ख्याल रखो। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। उसके बाद विलो की माँ अक्सर मिलने आने लगी। मुझे हमेशा अकेले रहने की आदत थी, और अचानक मिलने वाला प्यार या चिंता मुझे सबसे ज़्यादा असहज कर देती थी। लेकिन वह हमेशा सही बैलेंस बनाना जानती थी। शुक्र है, उनके बार बार हालचाल लेने से मैंने धीरे धीरे उस चिंता को छोड़ दिया जो मैं इतने समय से ढो रहा था। हर प्रीनेटल चेकअप सही आया, और मैं आखिरकार चैन की सांस ले सका। अब हम अपनी दुनिया में एक बिल्कुल नए छोटे से जीवन का वेलकम करने वाले थे। ईथन, क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत टाइट हैं? एक पल के लिए मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मुझे अचानक 18 साल की उम्र याद आ गई। एक दुकान की खिड़की के सामने खड़े होकर 88 युआन के स्नीकर्स की जोड़ी को बार बार घूरना। आखिरकार एक माँ ने अपने बेटे के लिए उन्हें खरीदा। जूते के आगे के हिस्से को बिल्कुल उसी तरह दबाकर पूछा कि क्या वे बहुत टाइट हैं। थैंक यू मम्मी। तो माँ का होना ऐसा महसूस होता है। डिलीवरी से 1 महीने पहले मैंने अपना पूरा शेड्यूल क्लियर कर दिया। डिनर के बाद मैं हमेशा उसके बगल में चलता, सड़क पर उसे संभालते हुए। एक शाम मैंने नीली आंखों वाली एक बिल्ली देखी, बर्फ के गोले जैसी फ्लफी सिल्वर शेड वाली बिल्ली। क्या तुम्हें यह पसंद है? घर ले चलें? नहीं, रहने देते हैं। अगर हम एक और बिल्ली घर ले आए तो कैट हेवन में बैठा मोमो जेलस हो जाएगा। कुछ ही समय बाद हमारी बच्ची का जन्म हुआ। अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ। उस रात मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज को खोने का इतना डर कभी नहीं लगा था जितना उस वक्त लग रहा था। उसकी आंखें और भौहें बिल्कुल मेरी जैसी दिखती थीं। उसकी नाक और मुंह बिल्कुल विलो जैसा, और जैसा कि किस्मत को मंजूर था वह लूनर मंथ के पहले दिन पैदा हुई थी। तो फिर चलो इसका नाम मोमो रखते हैं, बिल्कुल हमारे पुराने बच्चे की तरह। हमारी बच्ची हमारे पास घर आ गई थी। विलो, थैंक यू, मुझे फिर से एक परिवार मिल गया है।